इंडिया एक बहुत ल्यूक्रेटिव मार्केट है, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया इज अ वेरी वेरी ल्यूक्रेटिव मार्केट, ठीक है, स्पेशली फॉर डिफेंस। बाकी सब चीज़ों के लिए भी है, लेकिन डिफेंस के लिए बहुत ज़बरदस्त इंडिया मार्केट है। अमेरिका कहता है कि सबसे बड़ा हमारा जो अलायंस है वो भारत के साथ है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अमेरिका आएगा, हम डायरेक्ट अमेरिका से कुछ नहीं खरीदेंगे, हम अमेरिका से बोलेंगे मेक इन इंडिया, जो कि मोदी जी का मूल मंत्र है, मेक इन इंडिया। पाकिस्तान क्या है? आधे समय पाकिस्तान कंफ्यूज है। हम अरब हैं, हम मंगोल हैं, हम मुगल हैं, हम ईरानी हैं, हम बुखारा से आए थे, हम फलाने से आए थे, हम डिमके से आए थे। वो नेशन हाईली कंफ्यूज है, इसलिए उसका इतना बदतर हाल है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, करो बेटा कश्मीर कश्मीर, अब तुम्हारे घर के किराए भी नहीं जा रहे, तुम्हारा इतना बुरा हाल है। और वहाँ पे जो तुम्हारे चाचा मामा है वो सब्जी नहीं खा पा रहे पाकिस्तान में, क्योंकि टमाटर हो गया वहाँ पे 250 रुपये किलो, या आई थिंक वट एवर रेट टमाटर के, और यहाँ पे तुम्हारे घर के किराए नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि तुमने कभी मेहनत नहीं करी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और खास तौर से दोस्तों, वो हमारे दोस्त, वो हमारे व्यूअर्स जो वीडियोस देखते हैं लेकिन यार सब्सक्राइब नहीं करते, आप भी प्लीज सब्सक्राइब करिए। जब सब्सक्रिप्शन बढ़ता है ना, जब हम देखते हैं कल इतने थे आज इतने, तो बाय गॉड खून बढ़ जाता है, और वो खून बढ़ने का कारण आप हैं। तो बेल आइकन दबाइए और सब्सक्राइब करिए। अच्छा दोस्तों, ऐसा है कि भारत ने हथियारों का अंबार लगा दिया। जिस तरीके से रोज के रोज टेस्ट हो रहे हैं, भारत हथियार खरीद रहा है, ऐसा मैंने कभी सुना नहीं था। जब मैं फौज में था तब इंटरनेट तो होता नहीं था दोस्तों, तो कैसे सोशल मीडिया या मोबाइल फोन ये सब कुछ भी नहीं था उस वक्त, तो हमें पता भी बाद में चलता था, और ऐसा हुआ भी नहीं था कुछ। जितनी होड़, जितना अंबार लगा दिया है हथियारों का। अब मैं आपको दो तीन चीजें बताता हूं जो भारत कर रहा है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, इंडिया कंडक्ट्स अनदर टेस्ट इन अ बिड टू डेवलप हाइपरसोनिक वेपन्स। हाइपरसोनिक वेपन्स इंडिया डेवलप कर रहा है, और उसका नाम है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल, HSTDV। ये स्क्रैमजेट इंजन है। अब ये देखिए, यूएस, रशिया और चाइना के पास, अब इंडिया खुद अपना डेवलप कर रहा है, और माक 5 तक जाएगा, यानी कि जो स्पीड है साउंड की उससे 5 गुना तेज। ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी रूस के पास है, चीन के पास है और अमेरिका के पास है। भारत भी डेवलप कर रहा है, और बहुत जल्दी भारत के पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल्स होंगी अपने। और इंडिया ने इसको टेस्ट ऑलरेडी कर रखा है फ्रॉम एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, जो उड़ीसा की कोस्ट के थोड़ा सा आगे है। और ये बोला है कि ये जो टेस्ट है ना, ये जो इसके जो निष्कर्ष निकलेंगे टेस्ट के, ये जो टेस्ट से जो नतीजे निकलेंगे, ये प्लेटफॉर्म बनेगा फ्यूचर हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम्स का भारत में। तो ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक भारत ने स्टेप लिया है, जो टेस्ट कर दिया भारत ने और दुनिया को बता दिया कि बॉस, इंडिया इज ऑल्सो अराइव्ड ऑन दी बिग बॉयज टेबल। अब हम यहां पे आ चुके हैं। अच्छा, एक और डिफेंस PSU जो है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, GRSE बोलते हैं इनको, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइंस कराया रोल्स रॉयस के साथ। रोल्स रॉयस सोल्यूशन, रोल्स रॉयस तो इट्स ओरिजिनली अ ब्रिटिश कंपनी, बट ये जर्मनी की बात चल रही है यहां पे। उनके साथ एडवांस डीजल इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की और मैन्युफैक्चरिंग की इन्होंने एक MOU साइन कर दिया है। और जो मैन्युफैक्चरिंग और स्पेयर्स और कंपोनेंट्स बनाते हैं उनके लिए बहुत एक बड़ा एक पुश होगा, एक बूस्ट होगा। और ये जो इंजन है, ये अलग अलग जगह इस्तेमाल होते हैं, यानी कि शिप्स में, हमारे जो युद्धपोत हैं उनमें, इवन इन कमर्शियल शिप्स एंड वेसल्स ये इस्तेमाल होते हैं। तो अब रोल्स रॉयस के साथ ये भारत की कंपनी पार्टनर कर रही है। रोल्स रॉयस, आप ये देखिएगा, रोल्स रॉयस जो हवाई जहाज हैं उसमें भी रोल्स रॉयस के इंजन लगते हैं, और शिप्स में भी बड़े बड़े रोल्स रॉयस के इंजन लगते हैं। रोल्स रॉयस इज वन ऑफ द टॉप इंजन मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द वर्ल्ड। आपने रोल्स रॉयस के कार के बारे में तो सुना ही होगा। सेम कंपनी, डिफरेंट ब्रांच, सेम ऑर्गेनाइजेशन, सेम मदर कंपनी। दीज पीपल बिल्ड द बेस्ट इंजन इन द वर्ल्ड। आपके पता नहीं बोइंग, शोइंग, एयरबस में हर जगह इन्हीं के इंजन लगे रहते हैं, रोल्स रॉयस के। तो वो लोग अब इंडिया में इंजन मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। गार्डन रीच एक इंडियन कंपनी है, PSU है, उसके MOU के तहत ये मैन्युफैक्चरिंग होगी। इसके अलावा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा एक बयान आया है। विक्टोरिया नुलैंड, ये थोड़ा सा ना मैं आपको विस्तार से बताना चाहता हूं। अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स विक्टोरिया नुलैंड, विक्टोरिया नुलैंड ने यह कहा है कि ये जो लेडी हैं ये कहती हैं कि यार देखो ऐसा है, भारत में सोवियत जो इक्विपमेंट है, जो सोवियत वेपन सिस्टम्स है ना, वो भारत में ज्यादा हैं।
हमें किसी तरीके से फैसिलिटेट करना पड़ेगा कि भारत के पास अमेरिकन वेपन्स हो जाएं। अब इसका मतलब क्या है? आप लोग, कई लोग सोच रहे होंगे कि यार ऐसा थोड़ा ना कि हम अमेरिका के ऐसी वेपन्स ले लेंगे, अमेरिका की तो आदत है अपने हथियार बेचने की, दुनिया में जंग हो और अपने उसके हथियार बिकें। ये भी सच है काफी हद तक। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत नहीं सोच रहे, ये बात झूठ नहीं, ये बात सच है। लेकिन इसके ना और पैरामीटर्स भी हैं दोस्तों, और वो जो बाकी पैरामीटर्स है वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। बाकी पैरामीटर्स ऐसे हैं, देखिए, बात यह है कि इंडिया एक बहुत ल्यूक्रेटिव मार्केट है, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया इज अ वेरी वेरी ल्यूक्रेटिव मार्केट, ठीक है, स्पेशली फॉर डिफेंस, बाकी सब चीजों के लिए भी है, लेकिन डिफेंस के लिए बहुत जबरदस्त इंडिया मार्केट है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं अमेरिकन, जो रशियन इक्विपमेंट है ना, कुछ कुछ रशियन इक्विपमेंट वर्ल्ड क्लास है, राइट? कुछ कुछ रशियन इक्विपमेंट वर्ल्ड क्लास है, जैसे S-400। S-400 इज अ वर्ल्ड क्लास मिसाइल शील्ड, दिस सिस्टम, अ कवर एंड अम्ब्रेला, ये वर्ल्ड क्लास चीज है S-400, इसमें कोई शक नहीं। और ये रशिया का है जो हमने लिया है। लेकिन बाकी जो रशियन चीजें हैं, दोज आर नॉट सो गुड। इसमें से काफी इक्विपमेंट आउटडेटेड हो गया है हमारा, और ये भारत के लिए बड़ी परेशान करने वाली चीज है, क्योंकि चाइना जो है वो हर रोज अपने वेपन सिस्टम्स अपग्रेड कर रहा है। अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, एग्जांपल बात बताता हूं। रशिया का एक बहुत तगड़ा बैटल टैंक है जिसका नाम है T-90, राइट? T-90 बैटल टैंक्स हजारों दर हजारों की तादाद पे यूक्रेन के ऊपर छोड़ दिए। यूक्रेन को अमेरिका ने दे दी जेवलिन, जेवलिन जो एंटी टैंक मिसाइल है वो दे दी। अच्छा, भारत में हम लोग नॉर्मली इन्फेंट्री जो ज्यादातर एंटी टैंक वेपन्स यूज करती है, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, हम लोग जेवलिन के जैसा यूज नहीं करते। हम लोग जनरली जो यूज करते हैं वो करते हैं 84 mm कार्ल गुस्टाव। 84 mm कार्ल गुस्टाव इज नॉट एन इंटेलिजेंट सिस्टम, इट्स अ गुड सिस्टम, इट्स अ गुड सिस्टम, बट इट्स एन इंटेलिजेंट सिस्टम नहीं है वो इतना। और वो जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था 1994-93 में, तब भी हमने चलाया था एकेडमी में, आज भी वही चला आ रहा है। तो हमारी एकेडमी की ट्रेनिंग 30 साल हो गए यार, 30 साल हो गए। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि सिंस वी हैव ऑलमोस्ट 30 इयर्स पुराना सिस्टम है। और जो यूक्रेन की लड़ाई है रशिया के साथ, यूक्रेन ने तो जेवलिन चला चला के T-90 का भूत बना दिया। कैसे T-90 का भूत बना दिया मैं आपको बताता हूं। वो जो जेवलिन है, अब जैसे जो हमारा सिस्टम है ना, ये 84 mm कार्ल गुस्टाव, ये जैसे ये लाइन ऑफ साइट फायर करता है, ये इवन जो हमारी ATGM मिसाइल्स हैं, ठीक है, वो सीधा आप जाएंगे, वो ऐसे सीधा जाएंगे जैसे आपने देखा है। तो ATGM तो वायर गाइडेड होती है और उसके पीछे तार लगा रहता है, वो जाता है। और बाकी जो हमारे जो कार्ल गुस्टाव वाला सिस्टम है, वो तो आप देखिए, तो आप फायर करिए तो फिर वो सीधे जाके उसकी मिसाइल जो उसका राउंड होता है वो सीधे जाके लगता है, ठीक है। अब जहां पे वो जाके लगता है, जाहिर सी बात है, जहां पे फायरर देख पा रहा है वहीं पे मारेगा, और जहां पे फायरर देख पा रहा है वहां पे रिएक्टिव आर्मर भी है। आर्मर के अंदर भी एक्सप्लोजिव लगा रहता है कि जैसे हुआ है तो बाहर की ओर फटे और टैंक बच जाए। तो काफी चीजें होती हैं T-90 में टैंक को बचाने के लिए। लेकिन जो जेवलिन मिसाइल है, अमेरिकन मिसाइल, वो जाती है, हवा में जाती है और ऊपर से मारती है। आप समझ रहे मेरी बात? वो सीधे नहीं मारती, वो हवा में जाती है और ऊपर से मारती, ऊपर से गिरती है बिल्कुल। और टैंक का जो ऊपर वाला एरिया होता है वो इतना प्रोटेक्टेड नहीं रहता है। ये सिर्फ एक चीज बता रहा हूं आपको, बाकी और 10 कारण हैं, मैं सिर्फ एक चीज बता रहा हूं जो आप आराम से समझ सकें। जेवलिन जाता है, ऊपर से मारता है, सीधे नहीं मारता जेवलिन, ऊपर से आके गिरता है बिजली की तरह। तो हमारे काफी ऐसे सिस्टम्स हैं जो ऑब्सोलीट हैं, जो पुराने हो चुके हैं, राइट? और रूस अब क्योंकि यूक्रेन में फंसा हुआ है, तो वहां से जो हथियार हमारे पास आने थे वो बहुत ज्यादा डिले हो गए, क्योंकि रूस को अपने हथियार ही पूरे नहीं पड़ रहे। अब इंडिया अपना वेपन्स और मैन्युफैक्चरिंग जो है बढ़ा रही है। जैसे कि AK-47 का हमने आपको बताया था कुछ समय पहले कि यहां पे अमेठी में शुरू हो रहा है AK-47 का प्लांट, मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुकी है और भारतीय सेना में भी आना मार्च तक, काफी हद तक आना शुरू हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? TOT, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, सबसे बड़ा चैलेंज है। जब अमेरिकन आएंगे और हमारी, अगर वो कहते हैं कि ठीक है हम आपके साथ मैन्युफैक्चर करेंगे, जाहिर सी बात है हमारे पैसे के लिए कर रहे हैं, ऐसी कोई खास मोहब्बत और रिश्ता तो है नहीं भारत के साथ, लेकिन हम उनके पार्टनर्स हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। और अमेरिका कहता है कि सबसे बड़ा हमारा जो अलायंस है वो भारत के साथ है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अमेरिका आएगा, हम डायरेक्ट अमेरिका से कुछ नहीं खरीदेंगे, हम अमेरिका से बोलेंगे मेक इन इंडिया, जो कि मोदी जी का मूल मंत्र है, मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया। अब वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करते हैं कि नहीं करते, और किस भाव में हमें क्या सामान मिलता है, दिस इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें किस रेट पे क्या सामान मिल रहा है। रशियन इक्विपमेंट हमने तब रशिया से लिया था जब हमारे पास पैसे वैसे नहीं होते थे, आज की तारीख में भारत के पास हैं पैसे। तो ऑब्वियसली इंडिया विल ट्राई टू बाय द बेस्ट इन क्लास इक्विपमेंट दैट द वर्ल्ड हैज टू ऑफर। और एक बात मैं आपको बताऊं, फ्रांस, अमेरिका और यूरोप, मतलब जाहिर सी बात है यूरोप इन द सेंस दैट सम कंट्रीज, नॉट ऑल ऑफ देम, बट सम कंट्रीज इन यूरोप लाइक फ्रांस, लाइक इंग्लैंड,
America. These make the best weapon systems in the world. Germany है. Heckler and Koch is a German system. वो अमेरिका में भी उसकी फैक्ट्री, लेकिन इट्स जर्मन वेपन प्लेटफॉर्म यार. वो उनके पिस्टल्स हैं, उनके मशीन गन्स हैं, उनकी सब मशीन गन्स हैं, एंड दे मेक सम ऑफ द फाइनेस्ट वेपन सिस्टम्स इन द वर्ल्ड यार, हेकलर एंड कोक. तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि आएंगे तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी हमें देखनी पड़ेगी. तो ये तो वेपन्स के हिसाब से मैंने आपको न्यूज़ बताई. ये 3 बड़ी खुशाइन खबरें हैं, 3 बड़ी अच्छी खबरें हैं. वी आर गेटिंग द बेस्ट इन क्लास वेपन सिस्टम्स. तो हमने बात करी हाइपरसोनिक वेपन्स की, जिसकी टेस्टिंग शुरू हो गई है. इसका मतलब प्लेटफॉर्म बन चुका है. दूसरी हमने बात करी रोल्स रॉयस इंजन की, बहुत बड़ी चीज़ है, फाइनेस्ट इंजन इन द वर्ल्ड. तीसरी हमने बात करी ये अमेरिकन मिलिट्री इक्विपमेंट, जो अमेरिका खुद कह रहा है कि भाई भारत के साथ, भारत के क्या कंसर्न है उसको एड्रेस करो और भारत में बनाना शुरू करो वेपन्स. ठीक है ना. डॉक्टर जयशंकर एक जगह स्पीच दे रहे थे, तो उन्होंने समझाया महाभारत और रामायण का हवाला देते हुए बोला कि भगवान श्री कृष्ण और हनुमान जी कहते हैं दे वर सम ऑफ द ग्रेटेस्ट डिप्लोमैट्स. क्योंकि देखिए जिस तरीके से कृष्ण भगवान ने महाभारत में अपनी बात समझाई, दुश्मन की कोर्ट में जाके, उनके दरबार में जाके अपनी बात, डिप्लोमेट यही तो काम करता है. और जब वो नहीं समझे फिर महाभारत हुआ. लेकिन समझाने की पूरी चेष्टा करी, समझाने की, पांडवों की तरफ से भी और श्री कृष्ण की तरफ से भी. युद्ध को जितना टाला जाए टाला गया. और टाला वर्ड जो मैं यूज कर रहा हूं, ये नहीं कि उन्होंने पोस्टपोन कर दिया किसी तरीके से. उन्होंने बोला कि नहीं यार देखो हमारे भाई हैं, हम नहीं लड़ना चाहते. पर जब सर पे बात आ गई फिर लड़ना पड़ा. धर्म के लिए लड़ना पड़ा, ड्यूटी के लिए लड़ना पड़ा, कर्म के लिए लड़ना पड़ा, कर्तव्य के लिए लड़ना पड़ा. और वही चीज हनुमान जी भी जब गए थे, या जो अंगद गए थे, राइट, पहले अंगद भी गए थे कोर्ट में जब उन्होंने अपना पैर जमा दिया था रावण के दरबार में. और फिर हनुमान जी गए थे. हनुमान जी भी कहते हैं कि मैं श्री राम का दूत हूं और मैं उनका सेवक हूं, और आप छोड़ दीजिए सीता मां को. पहले उन्होंने प्यार से ही समझाया, फिर नहीं समझ में आया तो फिर मार से समझाया. लेकिन पहले तो इनको डॉक्टर जयशंकर ने बोला. और ये मुझे एक बात अच्छी लगती है कि स्लोली एंड स्लोली ना पीपल इन द गवर्नमेंट हैव स्टार्टेड कोटिंग चाणक्य. हमारे प्लेटफॉर्म का नाम ही चाणक्य डायलॉग्स है, तो ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है. दे हैव स्टार्टेड कोटिंग चाणक्य, दे हैव स्टार्टेड कोटिंग महाभारत, दे हैव स्टार्टेड कोटिंग रामायण. और ये हमारे खून में है ना, ये सब चीजें. आप कभी भी अपनी डिप्लोमेसी करेंगे, आप अपने फॉरेन अफेयर्स चलाएंगे, आप डोमेस्टिक पॉलिसी करेंगे, आप अपनी जड़ों से कैसे दूर हो सकते हैं? आप कैसे दूर हो सकते हैं अपनी जड़ों से? जो मुल्क ना पराई जड़ों पे, जो पेड़ जो है पराई जड़ों पे खड़ा होता है, पेड़ गिर जाता है. पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है? पाकिस्तान के साथ इकोनॉमिक क्राइसिस और डिप्लोमेटिक क्राइसिस, ये बड़ी बात नहीं है. ये तो हर कंट्री, इंडिया में नहीं था 1990s में, इससे ज्यादा जबरदस्त था. पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं है. भारत में तो बहुत ज्यादा संगीन मामला हो चुका था. लेकिन आप एक बात तो सोचिए कि भारत ने कभी जो पराई चीज है ना, ठीक है, जो भी अच्छा था उसको अपनाया. लेकिन ये खास तौर से मुझे जयशंकर साहब की ये बात अच्छी लगी कि उन्होंने रेफरेंस दिया अपनी रूट्स का. उन्होंने महाभारत और रामायण का रेफरेंस दिया. मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है. और हम लोग तभी स्ट्रांग होंगे जब हम खुद, ये भी एक किस्म की आत्मनिर्भरता है. while we study Sun Tzu and we study Clausewitz and we study Guderian and we study Patton and we study Rommel, we also need to study General Zorawar Singh. We need to study we need to study Chanakya. We need to study the campaigns of Chandragupta and Samudragupta. We need to understand the campaigns of Chhatrapati Shivaji Maharaj. ये सब ना हमें फॉरेन पॉलिसी, जब हम फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, यू मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी महाराज व्हेन ही रोट जफरनामा. जब उन्होंने जफरनामा लिखी थी, आप कभी, मैं आपको बता रहा हूं, कभी पढ़िएगा दोस्तों जफरनामा. वो किताब पढ़ के बनती है, तब आपको पता लगता है कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज वो सच अ ग्रेट डिप्लोमैट एंड अ विजनरी. लोग तो कहते हैं ना कि ही वॉज अ ग्रेट सोल्जर, बट ही वॉज मोर देन जस्ट अ ग्रेट सोल्जर. मुझे लगता है जो उनको सिर्फ ये कहते हैं कि बहुत बड़े जनरल थे, वो नाइंसाफी कर रहे हैं. वो उनसे बहुत कहीं ज्यादा थे. आप जफरनामा पढ़िएगा और फिर आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपने जफरनामा पढ़ी कि नहीं पढ़ी. नवतेज सरना साहब हैं और ये डिप्लोमेट रह चुके हैं भारत के, अब रिटायर हो चुके हैं. और नवतेज सरना साहब की उनका ट्रांसलेशन आपको इंग्लिश में मिल जाएगा, आप पढ़िएगा. उन्होंने औरंगजेब को लिखा था, और फारसी में लिखा है, उसका इंग्लिश का ट्रांसलेशन आपको मिलेगा, हिंदी का भी मिल सकता है आपको. पढ़िएगा जफरनामा. तो ऑल दीज थिंग्स ना वी नीड टू ड्रॉ फ्रॉम आवर पास्ट. ये हमारे हीरोज हैं, ठीक है.
जिस तरीके से छत्रपति शिवाजी ने मुगल साम्राज्य की खिड़कियां खड़का दी थी, ये सब। सो सिंपली बोरोइंग थिंग्स फ्रॉम आउटसाइड डजंट होल्ड एनी वैल्यू। यू हैव टू डेवलप योर ओन सिस्टम्स। और सिर्फ अपने हथियार नहीं बनाने, सोच भी अपनी रखनी है। पाकिस्तान क्या है, आधे समय पाकिस्तान कंफ्यूज है। हम अरब हैं, हम मंगोल हैं, हम मुगल हैं, हम ईरानी हैं, हम बुखारा से आए थे, हम फलाने से आए थे, हम ढिमके से आए थे। वो नेशन हाईली कंफ्यूज्ड है, इसलिए उसका इतना बदतर हाल है। और हमारे अच्छे हाल सिर्फ इसलिए नहीं, हम ठीक है मेहनती लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, लेकिन हम अपनी जड़ों से जुड़े हैं। और जैसा मैंने बोला ना दोस्तों, जो पेड़ अपनी जड़ों पे नहीं खड़ा होता ना, वो पेड़ गिर जाता है। एंड पाकिस्तान इज अ टिपिकल एग्जाम्पल। अच्छा, एक और चीज है, ये चाइना को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। फिजी के प्राइम मिनिस्टर हैं, एक चाइना की पुलिस के साथ उनका एमओयू था कि चाइना के पुलिस वाले फिजी में आके पुलिस वर्क करते थे अटैचमेंट पे। वो सिखाते थे कि तुम पुलिसिंग कैसे करोगे। ये जो फिजी के प्राइम मिनिस्टर हैं, फिजी के प्राइम मिनिस्टर, इनका नाम है सितिवेनी रबुका। सितिवेनी रबुका ने बोला है कि देयर इज नो नीड फॉर चाइनीज स्टेट सिक्योरिटी पर्सनल टू कंटिन्यू वर्किंग इन द फिजी पुलिस फोर्स। एक एमओयू साइन करा था 2011 में, जिसमें फिजी जो एक देश है, फिजी के अंदर बोला था कि ये चाइनीज आके यहां पे काम करेंगे, और चाइनीज की आदत है हर जगह घुसने की। तो इन्होंने बोला, रबुका साहब ने ये बोला है कि देयर इज नो नीड फॉर अस टू कंटिन्यू, आवर सिस्टम्स आर डिफरेंट। हमारे तौर तरीके, हमारे सिस्टम बिल्कुल चीनियों से अलग हैं। और उन्होंने बोला कि जो देश हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वो यहां पे आ सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो उनका बेसिकली ये कहना था चाइना को, ये चाइना को थप्पड़ पड़ा है बहुत तगड़ा। रबुका साहब ने ये बोला है कि साहब, आवर सिस्टम्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड जस्टिस आर डिफरेंट एंड सो वी विल गो बैक टू दोज हु हैव सिमिलर सिस्टम। वो कह रहे हैं हम डेमोक्रेसी हैं यार, तुम हमें क्या स्टोरी सुना रहे हो। यहां पे चीन को बोला, हम रोटी खाते हैं, तुम चमगादड़ खाते हो यार, बहुत फर्क है। कोई जबान खोलता है तुम उसको जेल में डाल देते हो। हमारे यहां डेमोक्रेसी है, हमारे यहां जो कुछ बोले, जिसकी मर्जी, आजाद लोग हैं, तुम लोग गुलाम लोग हैं। उसने चीनी को, मतलब कहने की बात यह है कि वी आर अ डेमोक्रेसी। कहने का यही मतलब है ना कि अगर ये अपने आप को कह रहा है कि वी आर अ डेमोक्रेसी, तो ही इज टेलिंग द चाइनीज यू आर नॉट अ डेमोक्रेसी। फिर जले पे नमक छिड़का, कैसे? बोला कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जो कि हमारे जैसा ही जिनके पास सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, दे आर वेलकम, आप आओ अंदर। चाइना को बोलो आउट। उसने चाइना को लात मार के वहां से फिजी से निकाल दिया। अब हम आते हैं पाकिस्तान पे। तो दोस्तों, पाकिस्तान की सबसे पहली खबर यह है कि एक तो ये आप देख सकते हैं, ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, पुरानी खबर है। ये है दिसंबर पिछले साल की, यानी कि 1-1.5 महीना पहले की खबर है। लेकिन आजकल भी मैंने इनफैक्ट मेरी परसों बात हुई है पाकिस्तान, ठीक है, और मुझे यह पता लगा है कि 6 महीने तक इन्होंने अपने डिप्लोमेट्स को अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में तनख्वाह नहीं दी पाकिस्तानियों ने। और उनके जो घर के लिए आते थे, जो रेंट आपको पैसा मिलता है ना, वो भी नहीं दिया इन लोगों ने। ये मुझे पता लगा है। तो अब लोगों को एविक्शन नोटिस, क्योंकि भाई आप अमेरिका में रहोगे तो आप किराए पे रहोगे ना, कहीं आपको किराए पे लेना पड़ेगा घर। तो भैया किराए पे उन्होंने घर लिया, अब वो किराया दिया नहीं उन्होंने 6-6 महीने से। अब वो मकान मालिक परेशान हो गया, अब वो कहता निकलो यहां से। तो ये हाल हो गया पाकिस्तान का इतना बुरा कि उनके डिप्लोमेट्स को सैलरी नहीं दी गई, उनके बच्चों के स्कूल की फीस नहीं जा रही। हाहाकार मच रहा है वहां पे। यही डिप्लोमेट्स थे जो, मतलब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, सबको जाके कश्मीर की हम सच्चाई बताएंगे कि भारत बहुत तशद्दुद कर रहा है कश्मीर के अंदर, लोगों को मार रहा है, लोग घर से नहीं निकल रहे कश्मीर से, और इंटरनेट डाउन है वहां पे, मोबाइल फोन खत्म हो गया। आज की तारीख में भी ये झूठ बोलते रहते हैं वो लोग। तो बेटा तुम जितना झूठ बोल रहे हो ना, इसीलिए तुम्हारी तनख्वाह नहीं मिली। ऊपर वाला देख रहा है, ठीक है, भोले बाबा देख रहे हैं, उसके घर में देर है, अंधेर नहीं है, भोले बाबा देख रहे हैं, और वहीं से उन्होंने तुम्हें फटकार लगाई है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। करो बेटा कश्मीर कश्मीर। अब तुम्हारे घर के किराए भी नहीं जा रहे, तुम्हारा इतना बुरा हाल है। और वहां पे जो तुम्हारे चाचा मामा है वो सब्जी नहीं खा पा रहे पाकिस्तान में, क्योंकि टमाटर हो गया वहां पे 250 रुपए किलो, या आई थिंक वट एवर रेट टमाटर के। और यहां पे तुम्हारे घर के किराए नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि तुमने कभी मेहनत नहीं करी, तुमने कभी ईमानदारी से काम नहीं करा। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। मौज आ रही है, अब सुकून है, ठंड पे आ गई है। गुड, वेरी गुड। अच्छा, पाकिस्तान में ओपन मार्केट और ब्लैक मार्केट अलाइन हो गए। क्या हुआ कि पाकिस्तान में पहले यह बोला कि साहब, जो आईएमएफ की एक शर्त थी, और आईएमएफ ने बोला कि ऐसा नहीं कि हम तुम्हें पहले देंगे पैसा और फिर बाद में। एक्चुअली ये 22 बार आईएमएफ को पाकिस्तानी चूना लगा चुके हैं बॉस। ये 22 बार उनको चूना लगा चुके हैं, 22 बार ये झूठ बोल चुके हैं आईएमएफ से
कि यार आप पैसा दे दो, हम कर देंगे हम पैसा, ये कभी नहीं करते काम, कभी नहीं करते। 22 बार उनसे पैसा उठा चुके हैं। 22 टाइम्स पाकिस्तान हैज गॉन इनटू द आईएमएफ प्रोग्राम, अब 23वीं बार जाने के मूड में। पर इस बार आईएमएफ ने बोला, गोरा भी सचेत हो गया, गोरे ने बोला बेटे पहले तू काम करेगा बाद में पैसा मिलेगा। तो पाकिस्तान में जो भूचाल आ रहा है ना, इसीलिए आ रहा है क्योंकि आईएमएफ ने मना कर दिया। आईएमएफ ने बोला भाई ऐसा है, पहले फर्स्ट व्हाट यू डू इज, तुम पहले अपनी इकोनॉमी के जो पॉलिसीज है उनको ठीक करो, पैसा बाद में आएगा। अब पाकिस्तान में गला सूख रखा है, तो पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट कंट्रोल था डॉलर का रेट अगेंस्ट द पाकिस्तानी रुपी, वो कंट्रोल कर रखा था। जैसे ही कंट्रोल हटाया वो ऐसे गिरा है जैसे पहाड़ से नीचे पत्थर गिरता है, और ऐसे डूब गया जैसे पत्थर पानी में डूबता है, डुप से नीचे चला गया। और आज की तारीख में यह है कि अगर आपके पास 250, 260, 270 रुपए हैं, फिर भी आप डॉलर नहीं खरीद सकते। इसका मतलब यह नहीं कि आप जाएंगे बाजार में 270 रुपए देंगे आपको डॉलर मिल जाए, डॉलर है ही नहीं वहां पे, डॉलर है ही नहीं। इसीलिए बहुत मारामारी चल रही है, बहुत परेशानी चल रही है। दे आर इन वेरी बैड शेप, दे आर इन वेरी वेरी बैड शेप पाकिस्तान। और सब इनका मैं बता रहा हूं, इनका कि हम गाजी हैं, हम मुजाहिदीन हैं, हम मोमिन हैं, हम यहां पे झंडा लगा देंगे लाल किले में। ये सब जो पागलों के सपने हैं ना, ये डॉन कियोटे, आप पढ़िएगा डॉन कियोटे चार्जिंग एट द विंड मिल्स, ये वो वाला जो पाकिस्तानियों का पागलपन है, ये उसकी वजह से कश्मीर के चक्कर में ये इनका बुरा हाल हुआ है। द लैक ऑफ आइडेंटिटी, हम जिहाद करेंगे, गजवाए हिंद के चक्कर में तुम टमाटर नहीं खा पा रहे बेटा, और तुम्हारे घरों की रेंट नहीं जा रही, और करो तुम गजवाए हिंद, ठीक है, वी आर वेटिंग फॉर यू। अच्छा जी, ahead of crucial talks IMF spots ₹2 trillion breach in Pakistan's budgetary estimates। ये आप जरूर पढ़िएगा, आप जाइएगा, ये स्टोरी है जियो न्यूज की। 2 ट्रिलियन का ब्रीच है, 2 खरब रुपए का गड्ढा पाकिस्तान के बजट में। कहां गया पैसा, इसकी क्या अकाउंटिंग है, किसी को नहीं पता, ठीक है जी। तो ये दोस्तों है पूरी खबर आज की। और मुझे तो सबसे अच्छी खबर ये लगी है कि जो वेपन सिस्टम, पाकिस्तान से तो बुरी खबर रोज हम आपको सुनाते हैं, लेकिन जो वेपन सिस्टम भारत में आ रहे हैं ना, कि रोल्स रॉयस के साथ इंजन भी बन रहे हैं, और वो हाइपरसोनिक वाला मामला भी चल रहा है, और सारी चीजें चल रही हैं। वेरी वेरी एक्साइटिंग टाइम्स। आप जरूर कमेंट्स में लिखिएगा कि आपको न्यूज कौन सी पसंद आई और आपका ओपिनियन क्या है। मेरे लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। मैं आपको एक बात बता देता हूं, आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग कैसी खबर सुनना चाहते हैं, आपको क्या अच्छा लगता है, आप मुझे बताइए, और जो आप चाहते हैं हम वही खबर आपके सामने लेकर आएंगे। स्टे विद अस एंड थैंक यू वेरी मच दोस्तों। बस थोड़ा सा रुकिए, मैं अब शुरू करने वाला हूं क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, आपका फेवरेट। दोस्तों पहला सवाल है बबलू मजूमदार जी, ये वेस्ट बंगाल से इनका सवाल आया हमारे पास, और उन्होंने बोला है कि रिस्पेक्टेड सर, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, आई सी योर वीडियोज। अच्छा, इनका क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन वी मेक पाकिस्तानी लीडर्स इन ट्रबल विच इज आई थिंक अनडन। थैंक यू जयंत। ये शायद ये पूछना चाह रहे हैं बबलू जी की हम किस तरीके से पाकिस्तानी लीडर्स को और मुसीबतों में, हमें डालने की उनको जरूरत नहीं है मुसीबत में, वो खुद एक दूसरे के गले पकड़ रखे हैं। पाकिस्तानी नेताओं की एक खासियत है, उनका एक हाथ दूसरे के गले पे रहता है और दूसरा हाथ उसके बटुए पे रहता है, ठीक है। हमें करने की क्या जरूरत है। इमरान खान शहबाज शरीफ को गाली दे रहा है, शहबाज शरीफ इमरान खान को गाली दे रहा है, इमरान खान जरदारी को कह रहा है कि ये मेरा कत्ल करना चाहता है, ठीक है। राणा सनाउल्लाह कहता है कि तुम आओ दिखाओ, फिर हम तुम्हें चांद तारे दिखाते हैं। कोई चौधरी फवाद को जेल में डाल दे। ये आपस में एक दूसरे को मार काट रहे हैं, भारत को कुछ नहीं करना। देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है, व्हेन योर एनिमी इज मेकिंग अ मिस्टेक डोंट इंटरप्ट हिम। आप कुछ मत करिए, आप इंटरप्ट मत करिए। ये एक दूसरे को खुद बर्बाद करते चले जाएंगे जब तक पाकिस्तान जो है एक रेडियो एक्टिव वेस्टलैंड नहीं हो जाता। ये इनकी यही फितरत है, मैं आपको बताता हूं। और मैं आपको छोटा सा बबलू जी आपको एक एग्जाम्पल भी दे देता हूं। एग्जाम्पल ये है कि ये लोग जिनको अपना हीरोज मानते हैं ना, जिनको हीरोज मानते हैं, गजनवी, गौरी, बाबर, ये लोग कौन थे। ये तो हमलावर थे, इन्वेडर्स थे, डकैत थे, ये चोरी करने आए थे इंडिया, ठीक है। किसी ने सोमनाथ का अभी भी पाकिस्तान में यह है कि देखो सोमनाथ का मंदिर लूट के गया, उनको अच्छा लगता है ये सुन के। ये कल्चर का फर्क है। आप कहेंगे यार लूटना, अपने दुश्मन से भी चोरी करना आप कभी ठीक नहीं। आप कहोगे दुश्मन को जान से मार दो, बेशक, मैं ये नहीं कह रहा कि करना चाहिए ऐसा, बट एक माइंडसेट की बात मैं डिस्कस कर रहा हूं। सो टेक इट एकेडमिकली, आप थियोरेटिकल बात मेरी समझिए। आप कहेंगे ठीक है दुश्मन से लड़ाई होगी, मैंने मार दिया उसको, पर
जब आप ऐसी बात करेंगे ना, मैं दुश्मन के घर गया, मैंने उसको मारा नहीं मारा वो बात की बात है, लेकिन मैंने उसके पैसे चोरी कर लिए, आपका जो सबसे अच्छा दोस्त होगा ना, जो इंडियन है, वो कहेगा यार तूने क्या हल्की हरकत कर दी यार, ये क्या छिछोरों वाली हरकत कर दी, तूने जेब काट ली दुश्मन की। मतलब मार पीट खून खराबा अगर जायज है तो वो ऑनरेबल है, अगर जायज है तो ऑनरेबल है। ये चोरी वोरी इनके हीरोज वैसे, इन्होंने अपने मिसाइल्स के नाम रखे ना गौरी गजनवी, क्यों रख रखे हैं? अपने हीरोज के ऊपर रख रखे हैं। और इनके हीरोज ऐसे थे, यहां से चोरी करी, इस गांव से ये चोरी कर ली, ये औरतें लड़कियां उठा ली, ये बच्चों का कत्ल कर दिया, बुजुर्गों का कत्ल कर दिया, मंदिर तोड़ दिए। तो ऐसे लोग जिस माशरे के हीरो हैं, तो वो लोग भी तो वैसे ही बनेंगे। तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है कि हम कुछ उनका नुकसान पहुंचाएं ना, कभी नहीं। हमें बस सिर्फ एक काम करना है, चुप रहो, ये खुद अपने मुल्क में आग लगा रहे हैं, डोंट डिस्टर्ब देम, प्लीज डोंट डिस्टर्ब पाकिस्तानीज। अच्छा, ये एसपी क्रिएशंस से आया है, नमस्ते मेजर सर, आई एम स्कंद प्रसाद, स्टडिंग इन ग्रेड 7। अरे शाबाश, 7वीं कक्षा में पढ़ते हैं आप। I got to know about Germany's intentions to supply Leopard tanks to Ukraine. This action has led Russia to consider Germany as its direct enemy. Do you see this conflict escalating and involvement of other countries and taking advantage of the situation? Do you see India consolidating its position to capture POK? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसका POK से कोई भी रिश्ता है। ठीक है स्कंद प्रसाद जी, इसका कोई लेना देना नहीं है POK से, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि हाँ, रशिया, ये बात आपकी ठीक है, मैं आपसे अग्री करता हूं कि रशिया कंसिडर करता है अब जर्मनी को अपना दुश्मन, क्योंकि लेपर्ड टैंक जो है ना, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, टेक्नोलॉजी लेपर्ड टैंक्स और T-90 में जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, और लेपर्ड टैंक्स अगर वो उतारता है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन अब रशिया में ना वॉर फटीग आ रहा है, रशिया डज नॉट वांट टू फाइट, इसलिए वो जो रशियन कोई अलग क्रिसमस होता है जो क्रिसमस के बाद मनाते हैं वो रशियन, उसको वो लोग क्रिसमस ही बोलते हैं, नाम मैं भूल रहा हूं। उसमें पुतिन ने बोला कि 2-3 दिन तक लड़ाई नहीं होगी। यूक्रेन ने जवाब दिया क्यों नहीं लड़ाई होगी, लड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है, लड़ो। तो यूक्रेन अब ऑफेंसिव पे जा रहा है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड का यूक्रेन को सपोर्ट है। और रूस जो है लगभग अकेला है, क्योंकि जो रूस को सपोर्ट भी कर रहे हैं ना, वो खुल के सामने थोड़ा ना आ रहा है रशिया के सामने, तो पीठ पीछे चुप चुप हो रहा है। खुल के कोई रूस को नहीं बोल रहा कि तुमने ठीक करा है। और रशिया के अंदर, रशिया को ऐसा लग रहा था कि यूक्रेन को 2-4 थप्पड़ मारेंगे, यूक्रेन जमीन पर बैठ जाएगा। अब यूक्रेन जमीन पर नहीं बैठा। मैं कारणों पे नहीं जा रहा कि युद्ध क्यों हुआ, किसकी गलती है, किसने क्या करा, मैं उधर नहीं जा रहा। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि अगर देखिए अभी फरवरी आने वाला है, 2-3 दिन के अंदर फरवरी आ जाएगा। आई थिंक 22 या 23 फरवरी को अटैक हुआ था, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। 22 या 23 फरवरी को रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड कर दिया। 1 साल होने वाला है। अगर 1 साल में रशिया की फौज, जो दुनिया की आई थिंक नंबर 2 या नंबर 3 फौज मानी जाती है, राइट, जो मिलिट्री के हिसाब से जो मानी जाती है, अगर वो फौज इतने पिद्दी से यूक्रेन को 1 साल में नहीं हरा पाई, तो देन आई थिंक देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग। कोई भी कुछ बोले कि उसके स्ट्रेटेजिक एम क्या थे, उसके ये फलाने, जो मर्जी एम हो यार, जो मर्जी तुम कह लो कि यहां से जाना था, पोर्ट को काटना था, और वो इधर नहीं आ पाता, सी के रूट्स उसकी बंद करनी थी, जो अंग्रेजी सुना लो। फैक्ट ऑफ द मैटर इज 11 महीने के बाद भी वहां पर जंग जारी है, ये फैक्ट है। और हमें ऐसा लग रहा था, पहले तो हमें यह लगा कि साहब रशिया अटैक करेगा ही नहीं, और फिर लगा कि रशिया ने अब अटैक कर दिया तो हफ्ते 10 दिन में जंग निपट जाएगी। किसी को नहीं पता था, ना अमेरिका को पता, ना किसी को पता। रूस को तो खैर बिल्कुल नहीं पता था, उनको तो एक्चुअली लग रहा था कि हम जाके यूक्रेन को ऐसे आंखें दिखाएंगे, यूक्रेन दब जाएगा। और यूक्रेन ने जब वापस मार मारी, अभी तक मार रहा है दोनों आपस में। यूक्रेन बर्बाद हो गया, मैं आपको एक बात बता दूं, यूक्रेन बर्बाद हो गया, लेकिन यूक्रेन झुका नहीं अभी तक, और उसने बहुत सीरियस डैमेज कर दिया रशिया को। ऑब्वियसली रशियन सिटीज बिल्कुल ठीक है, रशिया के बीच में बम नहीं गिर रहे, इनके तो शहरों में बम गिर रहे हैं, इनकी इकोनॉमी तबाह हो गई यूक्रेन की। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर ये रशिया को सीरियस डैमेज करते हैं और रशिया भाग जाता है, तो यूरोप और अमेरिका इतना पैसा डालेंगे कि 10 साल में दोबारा यूक्रेन खड़ा हो जाएगा। ये भी सच है। ठीक है। आकाश रस्तोगी जी, जय हिंद जय भारत, कहते हैं मैंने भी चाइनीज सामान खरीदना छोड़ दिया गलवान के बाद, और मैं अपने परिवार वालों को भी बोलता हूं कि आप चाइनीज प्रोडक्ट ना खरीदें। ये पूछ रहे हैं मुझसे, वे कैन वी सी यू इन पर्सन, मे बी इन एनी कॉन्फ्रेंस और इवेंट इन दिल्ली एनसीआर। आकाश जी ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहीं पे ना सेक्टर 18 नोएडा में टूलता हुआ मिलूंगा कहीं पे, आप पकड़ लीजिएगा मुझे, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। मैं कोई ऐसा कोई वीआईपी नहीं हूं कि मैं किसी कॉन्फ्रेंस में आपको मिलूंगा और दूर से, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं नोएडा में अट्टा वट्टा के पीछे मेट्रो स्टेशन के आसपास फिरता हुआ दिख जाऊंगा, आप पकड़ लेना मुझे, मैं यहीं पे हूं।
नोएडा में रहता हूँ, ऐसी कोई बड़ी बात, यू वांट टू मीट मी, इट्स नॉट अ बिग डील, कभी वंस और ट्वाइस अ वीक रिपब्लिक टीवी में आप आके मुझसे मिल सकते हैं। आकाश जी, इट्स यू आर मोस्ट वेलकम, बी माई गेस्ट, बहुत अच्छा लगेगा, आपका स्वागत है, आइए चाय पिलाएंगे आपको, बढ़िया चाय बनती है हमारे यहाँ, बढ़िया अदरक वाली चाय पिलाएंगे, अभी भी सर्दी है तो आप आ जाइए कभी रिपब्लिक में, वहाँ पे लैंडलाइन पे आप फ़ोन कर दीजिएगा, मैं हूँगा अगर वहाँ पे तो मैं आपसे ज़रूर मिलूंगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको किसी कॉन्फ्रेंस या कोई बहुत बड़े फॉर्मल फंक्शन है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और नोएडा में रहते हैं, यहीं कहीं मिल जाएंगे टहलते हुए आपको, ठीक है ना जी। अच्छा, हर्षिल मेहता, मेजर साहब जय हिंद, हाय हर्षिल। We have seen and also experienced core operation areas more or less silent, 15 core, but 16 core area is becoming a flashpoint of infiltration and terror activities. Any concrete idea or plan to foil the same across the Poonch, Rajouri, Naushera area all along LC so that it stops from spreading further inside the Gujjar areas? हर्षिल, ये आपने जो सवाल पूछा है ना, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, इट्स नॉट सो इजी। देखिए, ऐसा है कि पीर पंजाल है और उसके नॉर्थ 15 कोर एरिया, उसके साउथ आपका 16 कोर का है, और 14 कोर का एरिया दैट इज लद्दाख शद्दाख ना, तो ऑल 3 कोर्स टुगेदर मेकअप नदर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी, नदर्न कमांड उधमपुर में, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, ये जो है ना इन्फिल्ट्रेशन, देखिए इन्फिल्ट्रेशन जो है ज्यादातर जम्मू साइड से ही होता है, क्योंकि वो जो बॉर्डर लगता है या जो लाइन ऑफ कंट्रोल है ना, ज्यादातर मैक्सिमम लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो जम्मू के थ्रू गुजरती है, वो कश्मीर के थ्रू नहीं गुजरती, कश्मीर तो बहुत कम गुजरती है, तो जाहिर सी बात है जहां पे ज्यादा होगा, और जो जम्मू का एरिया है दैट इज मोर इन्फिल्ट्रेशन फ्रेंडली, फोलिएज बड़ा थिक है वहां पे, माउंटेन्स ऐसे शार्प नहीं है। समझ रहे मेरी बात? अब तंगधार शंगधार में यार, मतलब वो तो अलग ही लेवल की चीज है, तंगधार या कोई और भी अगर आप ऊंची जगह ले लें, जहां पे यू नो इन कश्मीर, अगर आप नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल की बात करें तो वहां से भी इन्फिल्ट्रेशन हुआ है पास्ट में और अभी भी होता है, पर यह सोचना कि 15 कोर शांत हो गया, मुझे लगता है यह गलत है। 15 कोर इज द मोस्ट ऑपरेशनल कोर ऑफ द इंडियन आर्मी। 15 कोर, राइट, 14 कोर जो लद्दाख वाला एरिया, क्योंकि ऑब्वियसली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहां पे, 16 कोर भी है, फिर आपके 3 कोर 4 कोर ये सब ना, जो बाकी सब जो हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि टेररिज्म ऑल्सो शिफ्ट्स बॉर्डर्स एंड बाउंड्रीज हियर, ठीक है। हमारे टाइम पे पता है आपको, जब मैं था JNK में, तो हमारे टाइम पे जो सबसे हॉटस्पॉट माना जाता था वो सूरनकोट माना जाता था, डोडा किश्तवाड़ बहुत हॉट माना जाता था। मैं 98-99 की बात कर रहा हूं। इट वॉज हॉरेबल यार, इट वॉज हॉरेबल, मतलब ये फायरिंग वो फायरिंग, लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी चल रही है, हिंटरलैंड में भी ऑपरेशन चल रहे हैं, वो साला बल्नोई गैप से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है वहां पे, मेंढर में एनकाउंटर्स हो रहे हैं, यू नो रजौरी और इवन पुंछ थोड़ा आगे है, आपकी बिम्बर गली है, आपकी कृष्ण घाटी, ये सब एरिया जो था इसमें आग लगी हुई थी एक टाइम पे, और सूरनकोट बड़ा तगड़ा एक हॉटस्पॉट हुआ करता था। ये बाद में, उसके बाद में आप पढ़ेंगे ऑपरेशन सर्पविनाश वगैरह ना, ये बात की बात है खैर, लेकिन इट वॉज नॉट देयर व्हेन आई वाज देयर, बट आप पढ़िएगा सर्पविनाश के बारे में और क्या क्या किस तरीके से हुआ था, देन यू विल रियलाइज ये अभी साउथ कश्मीर हो गया बीच में, ठीक है, फिर कभी ये उस साइड चला जाता है, ये यू नो कुपवाड़ा हंडवाड़ा साइड विच इज नॉर्थ कश्मीर, राइट, ये नॉर्थ कश्मीर साइड में चला जाएगा, ये शिफ्ट करता रहता है। लेकिन जो इन्फिल्ट्रेशन के रूट्स है ना, इन्फिल्ट्रेशन के रूट्स क्लासिकली आपके जम्मू एरिया के इसलिए रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम एरिया जम्मू का है, एंड इट इज मोर फ्रेंडली इन टर्म्स ऑफ कि वहां पे कई जगह ऐसे हैं जब बर्फ नहीं गिरती, लोअर रीचेस पे, पुंछ में तो फिर ऊपर बर्फ गिर जाती है, लोअर रीचेस में आपको जैसे कि यहाँ से अगर आप चले गए अखनूर, सुंदरबनी एंड ऑल दैट, राइट, आरएसपुरा तक तो आई भी है शायद, आई थिंक इट्स इंटरनेशनल बॉर्डर देयर ओनली इफ आई रिमेंबर करेक्टली, माय नॉलेज इज स्लाइटली आउटडेटेड क्योंकि मैं बहुत साल गया नहीं वहां पे। लेकिन ये जो पूरा एरिया है ना, ये एरिया हॉट एंड कोल्ड रहा है, तो किसी का भी ये सोचना कि 16 कोर का एरिया, जम्मू का एरिया ये हॉट, ऐसा नहीं है, ये फ्लैश पॉइंट है, कभी भी टेक ऑफ कर सकता है, कभी भी टेक ऑफ कर सकता है। एंड इफ यू गो टू डोडा किश्तवाड़ साइड, देन द टेरेन इज वेरी डिफिकल्ट इन द अपर रीचेस, इट्स नॉट ईजी। आप ये जो जम्मू की फोटो देखते हैं ना आप लोग, इट्स नॉट ईजी। इफ यू गो टू डोडा किश्तवाड़, और वो एक रूट जाती है किश्तवाड़ से ना, जंगलवार से आगे जाके पूरा दैट, एंड उसके पहले डोडा के बटोट एंड ऑल दैट, वहां से जो रूट बढ़ती है ना, दैट इज माउंटेनस, वो एरिया टेररिज्म के हिसाब से काफी खतरनाक है। तो दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। आपके जो भी सवाल हो ना आप लिखिए, मैं कोशिश करूंगा कि 4-5 सवालों का रोज जवाब दूं, और आपके और भी कोई ऑब्जर्वेशंस हैं या कोई आप कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर कहिएगा। अच्छा हाँ, मैंने आपको एक चीज प्रॉमिस करी थी जो मैं नहीं कर पाया, मैं माफी चाहूंगा आपसे, आई अपोलोजाइज टू यू।
वो मैंने बोला था कि यार मैं क्वेश्चंस के आंसर करूंगा, कोशिश करूंगा लिख के, मैं कोशिश करूंगा, मैं एक्चुअली बिजी हो जाता हूं दाएं बाएं, मैं कर नहीं पाता, माफी चाहूंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके ना कुछ सवालों के जवाब जो मैं वैसे नहीं दे रहा तो मैं यहां पे लिख के एक दो को रिस्पॉन्ड कर दूं। आपके सपोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आई रियली अप्रिशिएटेड, बहुत बहुत हम आपका शुक्रगुजार हैं, आपको धन्यवाद कहते हैं। ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।